देखिए, वैसे समास और संधि दो चीज़ें होती हैं। संधि में भी दो शब्दों को मिलाया जाता है और समास को भी दो शब्दों में मिलाया जाता है, परंतु इसमें कुछ कुछ थोड़ा कहना चाहिए कि कुछ अंतर होता है। जैसे कि इसमें अब इसके बारे में बताया गया है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नई रचना का होना, या यूँ कहिए कि जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाते हैं तो उनसे जो नई रचना होती है, उससे जो सार्थक शब्द बनता है, इस क्रिया को ही हम समास कहते हैं। या यूँ कहें कि दो शब्दों को मिलाकर के जब तीसरा सार्थक शब्द तैयार किया जाता है, इस क्रिया को ही समास कहते हैं। अगला प्रश्न इसका आता है कि समस्त पद या सामासिक पद किसे कहते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है सामासिक पद, समस्त पद तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, इसलिए इसको समस्त पद कहा गया। और सामासिक पद इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सामासिक क्रिया के द्वारा, समास की क्रिया के द्वारा ये पद तैयार किया जाता है। तो समास के नियमों का प्रयोग करते हुए जिस शब्द का निर्माण हम करते हैं या होता है, उस पद को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। जैसे कि एक शब्द मान लीजिए, हम कहते हैं राजकुमार। तो राजकुमार का मतलब क्या हुआ? राजा का बेटा। एक तो राज और एक कुमार, दो शब्द मिले यहाँ पे, तो दोनों के मिलने से जो शब्द बना वो बना राजकुमार। तो राजकुमार को ही हम सामासिक पद कहेंगे। अगला प्रश्न हमारा बनता है समास विग्रह किसे कहते हैं। अब देखिए, जैसा मैंने अभी बोला कि समास विग्रह का मतलब क्या है कि हमने राजकुमार शब्द को दो शब्दों से मिलाकर बनाया, तो राजकुमार जो शब्द है उसका हम अगर अलग अलग करें तो वो बनता है राजा का कुमार, अर्थात राजा का बेटा, और यही समास का विग्रह है। इसको इस प्रकार बताया है, किसी सामासिक पद के सभी पदों को अलग करके उनके संबंधों को स्पष्ट करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि राजा का कुमार, राजा का बेटा, अर्थात राजकुमार। तो राजकुमार यहाँ पर जो है वो सामासिक पद है, और जब इनको अलग अलग किया गया राज और कुमार में, तो उनसे उनका संबंध का पता चला। अगला प्रश्न है हमारा, समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद कौन सा होता है। अब जैसा आपने सुना कि सामासिक क्रिया जो होती है वो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से होती है, तो इसमें क्या है कि जो पहला शब्द हम प्रयोग में लाते हैं, उस पद को हम पूर्व पद कहते हैं, और जो पद इसमें अंत में जोड़ा जाता है उसको हम कहते हैं उत्तर पद। तो देखिए, ये है कि सामासिक पद बनाने के लिए जो शब्द पहले प्रयोग होता हो उसे पूर्व पद, तथा जो शब्द अंत में प्रयोग होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मुख्यतः समास कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः समास 6 प्रकार के बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब इनके बारे में मैं आपको एक एक करके बाद में बताऊंगा। थोड़ा आगे चलते हैं। अब इसमें पहले एक प्रश्न ये आया है कि पद प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, अथवा इसको कितने वर्गों में, कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका उत्तर है कि 4 प्रकार के भागों में इसको विभाजित किया गया है। वो किस प्रकार के? पहला है पूर्व पद प्रधान, यानी कि जिसमें कि पहला पद की प्रधानता हो, और
ये पहला पद जो होगा या तो कोई ये अव्ययी शब्द होगा या कोई उपसर्ग होगा जिसका परिवर्तन नहीं होता, तो इसको कहा गया है अव्ययी भाव समास। दूसरा है उत्तर पद प्रधान। उत्तर प्रधान, उत्तर पद का मतलब क्या हुआ, बाद का पद। तो ऐसा शब्द जिसमें जो बाद में शब्द जो प्रयोग किया गया है बाद का, उसकी प्रधानता हो, उसको हम उत्तर पद प्रधान समास कहते हैं। जैसे कि तत्पुरुष द्विगु समास और कर्म धारय समास, ये तीनों ही उत्तर पद प्रधान समास हैं। इसके बाद में है दोनों पद प्रधान। अब यहाँ पर देखिए दोनों पद आ गए। अब यहाँ पर दोनों पदों की प्रधानता है, दोनों पद ही मुख्य हैं, दोनों ही पदों का किसी तरह से आप उनके अर्थ को आप नहीं बदल सकते। तो ये है आपका द्वंद्व समास। चौथा है दोनों पद अप्रधान। अब यहाँ पर विशेषता क्या आती है कि यहाँ दोनों जो पद हैं, उत्तर पद पूर्व पद, ये तो दोनों ही अप्रधान हैं, परंतु इसका क्या है कि जो अन्य पद बनता है, तीसरा पद जो बनता है समस्त पद, वो प्रधान हो जाता है। तो इसलिए इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है बहुव्रीहि समास। तो ये आपके 4 भागों में इस प्रकार बांटे गए। अब मैं समास को एक एक को अलग अलग समझाता हूँ आपको। अब पहला प्रश्न इसका है अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो जैसा इसका नाम है अव्ययी भाव, इसका मतलब क्या है कि अव्ययी भाव यानी जिसमें कि जो पहला जो शब्द है वो अव्ययी है। अव्ययी अर्थात जिसको हम नहीं बदल सकते, जिसका जो अपने मूल रूप में रहता है। तो ये अव्ययी भाव इसलिए इसका नाम रखा गया है। तो ये जो पहला पद है इसमें, या तो अव्ययी होगा या कोई उपसर्ग होगा जिसको कि हम बदल नहीं सकते और इसकी प्रधानता होती है, ये प्रधान रहता है, इसलिए इसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। और ये वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। इसमें पूर्व पद कौन कौन से हो सकते हैं? आ हो सकता है, अनु, भर, प्रति, यथा, तथा, हर इत्यादि। इस प्रकार के इसमें जो है ये उपसर्ग प्रकार के शब्द इसमें पहले देखने को मिलते हैं, यही इसकी पहचान है। अब इसके जो उदाहरण हैं मैं वो आपको देखिए, इसके जो उदाहरण हैं यथाशक्ति, प्रतिदिन, आमरण, भरपेट, निस्संदेह, यथास्थान, प्रतिकूल, आजीवन, भरपूर और निष्पाप। इसमें सभी आप देख रहे हैं कि ये पहले जो इनमें ये प्रयोग हुए हैं ये सभी प्रधान शब्द हैं और सभी उपसर्ग भी हैं और साथ साथ में ये जो शब्द हैं ये अव्ययी शब्द भी हैं। तो इस प्रकार से आपका ये आज का इतना कार्य पूरा हुआ। अब जो शेष समास रह गए हैं मैं उनको आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। और आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी सहायता करें। और यदि कहीं आपको व्याकरण से संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो आप कमेंट जरूर करें, आपको संभव सहायता दी जाएगी, संभव रूप से आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।